जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। मैं फिर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और नयन आईएएस पर दोस्तों मैं आपको जो है केमिस्ट्री की क्लास पढ़ाऊँगा, रसायन शास्त्र की क्लास पढ़ाऊँगा। आपको पता है कि विज्ञान में जो है जीएस के सेक्शन में इसका भी एक अपना महत्व है। तो जो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो हम लेके चलेंगे। आज जो है इस सीरीज़ की पहली क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आप केमिस्ट्री की इस क्लास के लिए पूरी तरह तैयार होंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की क्लास में। बहुत संक्षेप में और बहुत जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि साइंस में जो है जो भी जनरल साइंस का पेपर होता है उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में अपेक्षाकृत जो है बहुत कम चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर सवाल बायोलॉजी से आते हैं। बायोलॉजी का सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। और फिजिक्स भी लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आज केमिस्ट्री की क्लास की ये पहली श्रृंखला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आइए चलते हैं हम रसायन विज्ञान की तरफ, जिसको हम कहेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो दोस्तों हम शुरू करेंगे परमाणु से। ठीक है, परमाणु से शुरू करेंगे और देखेंगे क्या क्या इसमें जो है इसकी संरचना है। तो परमाणु संरचना, परमाणु संरचना हमारा टॉपिक है, जिसमें हमको पढ़ना है परमाणु। परमाणु परमाणु को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एटम कहते हैं। ठीक है, अब एटम के बारे में हमको पढ़ना है। अब दोस्तों ये है क्या? एटम क्या है? जब तक एटम की खोज नहीं हुई थी, परमाणु की खोज नहीं हुई थी, तब तक सबसे सूक्ष्म कण अणु माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है जो सबसे छोटा अणु ज्ञात है वो क्या है? परमाणु या एटम। तो इसे कह सकते हैं कि किसी तत्व का ये क्या है? सूक्ष्मतम कण है। क्या है दोस्तों? किसी भी तत्व का ये क्या है? सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। मतलब जब भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो ये नहीं टूटता, क्योंकि ये सूक्ष्मतम कण होता है। तो ये जो है बिना अपघटित हुए भाग लेता है। ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। बिना अपघटित हुए भाग लेता है। क्लियर हुआ? ये मतलब अपघटित नहीं होता जब भी ये किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है। ये क्या है? ये सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु की बात हो रही है। ठीक है, चलिए परमाणु में दोस्तों सबसे छोटा कण किसका होता है? सबसे छोटा एटम किसका होता है? सबसे छोटा अगर हम परमाणु की बात करें तो किस तत्व का परमाणु होता है? वो होता है दोस्तों हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है दोस्तों वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, चलिए इसका भार अगर भार में कहा जाए कि किस तत्व के परमाणु का सबसे कम भार होता है तो वो कौन सा है? हाइड्रोजन। वो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों हम देखेंगे कि परमाणु जो है, परमाणु में हम ये देखेंगे कि ये दरअसल ये क्या है, इसकी संरचना। परमाणु हम देखेंगे इसकी संरचना कैसे होती है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखा जाए दोस्तों, परमाणु की संरचना देखेंगे हम। परमाणु की संरचना देखेंगे कि किन कणों से ये मिलके बना होता है। परमाणु की संरचना। ठीक है, परमाणु की संरचना में क्या है? ये मूल कणों से निर्मित होते हैं। जो मूल
कणों से निर्मित, मूल कणों से निर्मित। तो ये दो तरह के मूल कण हैं दोस्तों, सब एटॉमिक। इनको क्या कहेंगे हम, मूल कणों को हम क्या कह सकते हैं, सब एटॉमिक। तो मूल कण दो प्रकार के हो सकते हैं। मूल कण जो होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन के, वो दो प्रकार के होते हैं परमाणु के, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला होता है दोस्तों स्थायी मूल कण, पहला होता है परमाणु का स्थायी मूल कण, और दूसरा जो होता है वो होता है अस्थायी मूल कण। मूल कणों में, परमाणु के मूल कणों में दो प्रकार के मूल कण होते हैं, एक स्थायी या परमानेंट होता है, एक टेम्पररी होता है, ठीक है। सब एटॉमिक एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। आइए इनको देखते हैं कि अस्थायी मूल कणों में कौन कौन से मूल कण हैं। पहला है दोस्तों इलेक्ट्रॉन, पहला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। दूसरा कौन सा है, प्रोटॉन है। तीसरा क्या है, न्यूट्रॉन है। पहला इसमें स्थायी मूल कण है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, दूसरा जो है प्रोटॉन है, और तीसरा न्यूट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस होता है। प्रोटॉन का क्या होता है, प्लस होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये इनके आवेश की बात है। अभी आगे हम आगे चल के इनको देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। अस्थायी मूल कणों में किन कणों को रखा जाता है दोस्तों, पहला है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन है। दूसरे में आता है एंट्री न्यूट्रिनो, एंट्री न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो आता है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों मेशान, मेशान, और चौथे नंबर पे आता है न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, मेशान या न्यूट्रिनो, मेशान और न्यूट्रिनो, ये जो है दोस्तों अस्थायी मूल कण हैं परमाणु के। और स्थायी मूल कणों में ये तीन मूल कण जो होते हैं वो स्थायी या परमानेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ। देखिए दोस्तों परमाणु की संरचना हमने देख ली, इसके खोजकर्ता कौन थे, इसके खोजकर्ता कौन थे ये हम देखेंगे। कौन थे खोजकर्ता दोस्तों, उनका नाम था हेनरी केवेंडिश। क्या नाम था, कब खोज हुई, 1766 में। किसने की, हेनरी केवेंडिश, हेनरी केवेंडिश। अब देखिए इसका नामकरण, परमाणु का नामकरण किसने किया दोस्तों, नामकरण किसने किया, नामकरण किसने किया, लैवाशिये ने। किसने किया, लैवाशिये ने, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था दोस्तों, लैवाशिये, ठीक है। तो हमने परमाणु संरचना भी पढ़ ली, खोज भी पढ़ ली, परिभाषा भी देख ली। अब हम एक एक करके दोस्तों इसके मूल कणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम इसके मूल कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, एक हम संरचना बना दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ नाभिक है और नाभिक में कुछ व्हाइट हैं और कुछ ब्लैक कलर के।
चलिए, ये हो गई हमारी परमाणु की संरचना और ये हो गया हमारा ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया? ये जो बाहर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है ये क्या है दोस्तों? ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये जो आपको नाभिक में दो कण दिख रहे हैं, एक है ब्लैक, आप ब्लैक को समझ सकते हैं, ये प्रोटॉन है, और इसमें से एक कण दूसरा वाला व्हाइट वाला आप ले लीजिए, ये क्या है? न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं ये हमने देख लिया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो है बाहर जो स्वतंत्र अवस्था में चक्कर लगा रहा है नाभिक का, ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन का क्या होता है? नील होता है आवेश, प्रोटॉन का प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? ये परीक्षा में ऐसे सीधे सवाल ये सब पूछे जाते हैं। जे थॉमसन ने की थी 1897 में। 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर हुआ? 1897 में जे थॉमसन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है? ये ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों? ऋण आवेशित कण है। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है या इसका जो भी द्रव्यमान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, परीक्षा में बहुत सहज सवाल पूछा जाता है साइंस से, उसमें जब भी केमिस्ट्री की बात होती है तो उससे और ही सरल सवाल पूछा जाता है। तो आपको जानना है कि ऋण आवेशित कण है, आपको ये जानना है कि इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने। ऋण आवेशित कण है और ये जो है नाभिक का चक्कर लगाता है। इतना जो है आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन की बात हो गई है। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहें दोस्तों तो आप इसका आवेश नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है। -19, ठीक है, हाँ यही होता है कूलाम। ये आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10 का पावर -19 होता है। ठीक है, ये किस में मापा जाता है? कूलाम में मापा जाता है। और अगर कहें इसका द्रव्यमान कितना होता है, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान होगा दोस्तों, द्रव्यमान 9.11 इंटू 10 का पावर -31 होगा, -31 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसलिए मैंने बताया कि अगर आप इतना भी याद करते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, आवेश और द्रव्यमान आपको जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की बात हो गई दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं प्रोटॉन की तरफ। अवस्थिति तो आपने देख ली कि कौन किस जगह रहता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन 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 के बारे में हमको क्या पढ़ना है दोस्तों? आपने देखा कि बीच में जो है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में एक साथ संयुक्त रहते हैं। अब इसके जो है खोजकर्ता कौन है? सबसे पहला सवाल जो है प्रोटॉन से, खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो वो है जो है ई गोल्डस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड, ठीक है, 1920 में। दोस्तों प्रोटॉन की खोजकर्ता को जो है किसी किसी पुस्तक में जो है गोल्डस्टीन को माना गया है, किसी किसी पुस्तक में गोल्डस्टीन को जो है प्रोटॉन का खोजकर्ता माना गया है, लेकिन अगर जो है कहा जाए तो सच्चाई ये है कि रदरफोर्ड को ही जो है आप सही मानिए, क्योंकि जो है प्रोटॉन के बारे में जो स्पष्ट जानकारी थी, जो स्पष्ट जानकारी है प्रोटॉन के बारे में, वो किसने दी? रदरफोर्ड ने ही दी 1920 में। इसलिए रदरफोर्ड ज्यादा सही उत्तर है, ठीक है। प्रोटॉन का जो आविष्कारक के बारे में अगर सवाल आता है तो रदरफोर्ड ज्यादा सही जो है उत्तर है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई दोस्तों। द्रव्यमान इसका कितना होता है, यहां पर इसका द्रव्यमान देखते हैं दोस्तों। द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो दोस्तों कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के बराबर, हाइड्रोजन परमाणु के बराबर इसका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। क्लियर हुआ? चलिए इसकी विशेषता क्या है? क्या है इसकी विशेषता दोस्तों? ठीक है, इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं। विशेषता प्रोटॉन की विशेषता में दोस्तों पहली चीज तो ये धन आवेशित कण है, आप जान लीजिए। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है क्या है? धन आवेशित कण है, ठीक है। कैसा कण है? धन आवेशित, ठीक। अब इसके एग्जैक्ट द्रव्यमान या आवेश की जो है हमें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि धन आवेशित कण है। इसकी जो स्थिति होती है वो नाभिक में होती है, जहां पर प्रोटॉन भी होता है। अब बाकी जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिति आप समझ ही चुके हैं कि वो चारों तरफ नाभिक के चक्कर लगाता है। ये प्रोटॉन की स्थिति हो गई, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद हमको देखना है, प्रोटॉन के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्तों? न्यूट्रॉन के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन को। आगे जो हमको पढ़ना है वो किसको पढ़ना है? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की स्थिति आप जान ही गए हैं कि बीच में नाभिक में किसके साथ रहता है? प्रोटॉन के साथ रहता है, ठीक है। अब देखिए इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता जो सबसे पहले जो है बात होती है वो है खोजकर्ता की। तो जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने जो है 1932 में, कब खोज की थी? 1932 में। इसमें कोई भी बात नहीं है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक है। 1932 में जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। क्लियर हुआ? चलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है दोस्तों? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है दोस्तों। विशेषता क्या है न्यूट्रॉन की? विशेषता क्या है? ये दोस्तों जो है विद्युत उदासीन कण होता है, ठीक है। विद्युत उदासीन कण होता है। क्लियर हुआ? विद्युत उदासीन कण होता है मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, ठीक है। ये क्या होता है? न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है। क्लियर हुआ? जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उस पर जो है ऋणावेश होता है। प्रोटॉन देखा उस पर धनावेश होता है। इसी तरह यहाँ हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता या आवेश के मतलब साथ ही प्रक्रिया नहीं करता। क्लियर हुआ? ठीक है, ये विद्युत उदासीन कण है, ठीक है।
चलिए न्यूट्रॉन भी हमने देख लिया दोस्तों, हमने न्यूट्रॉन भी देख लिया। तो हमने समझ लिया एक तरह से, अगर हम परमाणु संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया, या ये नाभिक कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, नाभिक कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाहर इसकी कक्षा है दोस्तों, इसके बाहर क्या है, इसकी कक्षा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसमें दोनों चीजें होती हैं। इसमें क्या होता है, दोनों चीजें होती हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियन कह सकते हैं। अगर इनको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियन बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए ये हो गई परमाणु संरचना। ठीक है, ये हो गई हमारी परमाणु संरचना। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक, ये चीजें खत्म होती हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी आगे जो चीजें हैं उसको देखेंगे, वो क्या है, परमाणु क्रमांक। अब हमको देखना है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, या हम इसको कहेंगे एटॉमिक नंबर। अब हमको आगे क्या पढ़ना है दोस्तों, एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है परमाणु क्रमांक का, वो क्या है, जेड, कैपिटल जेड, ये है इसका प्रतीक। परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, वो उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं, विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। विशेषताएं क्या है, विशेषताओं में ये आएगा कि प्रत्येक जो तत्व, कोई भी तत्व होता है दोस्तों, प्रत्येक तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो स्थिर होता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, प्रत्येक तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है, प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक स्टेबल होता है। और अगर वो भिन्न भिन्न पदार्थों के, भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक हो, तो क्या वो भी स्टेबल होगा, स्थिर होगा? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक तत्व के परमाणु की बात हो रही है। एक तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होता है, स्थिर होता है। लेकिन यहीं पर भिन्न भिन्न तत्वों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? अगर एक तत्व के परमाणु है तो उनकी परमाणु क्रमांक जो है एक होगा, और अलग अलग तत्वों के परमाणु है तो उनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग हो सकती है, जिससे जो है प्रोटॉन क्रमांक परमाणु क्रमांक निकाला जाता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गई इसकी विशेषता। बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक का हाइड्रोजन तत्व जो है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन तत्व का
परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक के बाद हमको क्या देखना है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या या इसको हम परमाणु भार भी कह सकते हैं। ठीक है, मास नंबर, मास नंबर, या इसको कह सकते हैं परमाणु भार। क्या कह सकते हैं? परमाणु भार। तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही होता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। प्रतीक क्या है दोस्तों इसका? सिंबल क्या है? पर द्रव्यमान संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है दोस्तों? द्रव्यमान संख्या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। नाभिक में किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं? जेड भी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? परमाणु क्रमांक कह सकते हैं। मतलब अगर हमें द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी हो तो हम किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में क्या जोड़ देंगे? या तो हम ये कहें कि प्रोटॉनों की संख्या जोड़ देंगे, या हम ये कहें कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी, या मास नंबर प्राप्त हो जाएगा, या परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए ये बात समझ में आई। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हो गया? परमाणु भार। क्लियर? चलिए द्रव्यमान संख्या भी हमने देख ली दोस्तों, हमने द्रव्यमान संख्या भी समझ लिया। बहुत सरल चीजें हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा आप फोकस होकर पढ़ेंगे तो जहां से आपके लिए जितना ज्यादा जरूरी है उतने में आपको कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी। इससे डीप में आपको पढ़ना भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमको देखना है समस्थानिक। अगला जो टर्म है वो क्या है? समस्थानिक, जिसको हम क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ये क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? मतलब ये कह लीजिए कि ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो है समान है लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या जो अभी जस्ट आपने देखी वो अलग है। ऐसा होता कैसे है? ऐसा इसलिए होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या समान होगी इसलिए परमाणु क्रमांक समान होगा। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर होता है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो हम समस्थानिक में कह सकते हैं कि समान परमाणु क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक, ठीक, लेकिन भिन्न भिन्न द्रव्यमानों वाले परमाणु। भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार
कुछ भी कह लीजिए, कभी भी टर्म से कंफ्यूज मत होइए, या द्रव्यमान संख्या, कुछ भी कह लीजिए। ये सब एक है, मतलब परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार और या परमाणु संख्या तीनों एक ही चीजें हैं। ये अलग अलग होती हैं और परमाणु क्रमांक एक ही होता है, समान होता है। ऐसे दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या समान है, इसका यही मतलब हुआ। और इसका यही मतलब हुआ कि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, क्योंकि जब न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ेंगे तब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए समस्थानिक। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, या कह सकते हैं कि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, देख लेते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन है जैसे दोस्तों, जैसे हाइड्रोजन है, मान लीजिए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का प्रोटियम को हम कहेंगे 1H1, ठीक है। ये क्या है? 1H1 है। ड्यूटेरियम का क्या है? ड्यूटेरियम का क्या है? इसका है 1H2। क्लियर हुआ? तो यहां पर प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ड्यूटेरियम। ट्राइटियम भी देख लेते हैं, ट्राइटियम ये जो है इसका क्या है? 1H3। अब यहां जो ये 1 देख रहे हैं दोस्तों, ये हाइड्रोजन के क्या है? अलग अलग समस्थानिक हैं। अब देखिए यहाँ 1, इसका परमाणु क्रमांक भी एक है, इसका परमाणु क्रमांक भी एक है, इसका परमाणु क्रमांक भी एक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में क्या है? समस्थानिक हैं या आइसोटोप हैं, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग है। मतलब यहाँ पर देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या भिन्न है, लेकिन हमें मतलब किस चीज से है? परमाणु क्रमांक से है। तो ये क्या हो गए? हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन के क्या हो गए दोस्तों? समस्थानिक हो गए, ठीक। समस्थानिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। ओके, अब देखेंगे समभारिक। समभारिक को हम आइसोबार्स कहते हैं, आइसोबार्स क्या है दोस्तों? समान परमाणु, यही जस्ट उल्टा जो है समस्थानिक का जस्ट उल्टा क्या होता है? समभारिक होता है, ठीक है। मतलब परमाणु द्रव्यमान यहां समान है, परमाणु द्रव्यमान समान है, ठीक है। अलग क्या है? अलग क्या है? भिन्न परमाणु क्रमांक। भिन्न परमाणु क्रमांक है लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान है, ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। यहां पर क्या होता है दोस्तों? प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका जो योग होता है, ठीक है, ये क्या होता है? समान होता है। इनका जो योग होता है दोस्तों, क्या होता है? समान होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, इनका क्लियर हुआ। इनका जो योग होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इनके नाभिकों में, वो क्या होता है? समान होता है। इस तरह क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या इनकी समान है,
लेकिन परमाणु क्रमांक जो आपने देखा इसके पहले वो अलग अलग होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इनको क्या कहते हैं हम, समभारिक कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ देख लेते हैं दोस्तों, एक और चीज देखते हैं इसी के साथ, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक क्या है, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स संभारिक में आपने देखा दोस्तों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती। जैसे हमने समस्थानिक में देखा कि प्रोटॉनों की संख्या समान है, या सीधे कह सकते हैं परमाणु क्रमांक समान है। लेकिन संभारिक में यह नहीं हुआ कि न्यूट्रॉन समान है, प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग है। संभारिक में यह हुआ कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है, मतलब परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, ये बात सही है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसा नहीं है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग समान होता है, मतलब द्रव्यमान संख्या समान होती। अब हम देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक को। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वो परमाणु जिनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है दोस्तों, समान होती है। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या जिन परमाणुओं में समान है तो वो क्या कहलाएंगे, वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। क्लियर हुआ। वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। बात समझ में आई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हुई, क्लियर हो गई। चलिए अब हम दोस्तों इसके बाद जो चीजें पढ़ेंगे वो क्या है, वो है रेडियो एक्टिविता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रेडियो एक्टिविता। तो अब ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अब यहां तक हमने परमाणु देखा, उनके मूल कणों को हमने अच्छे से समझ लिया, समस्थानिक समझा, संभारी समझा, और हमने सम न्यूट्रॉनिक भी देख लिया। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। इसमें हम कुछ किरणों को देखेंगे, अल्फा, बीटा, गामा, इनकी भेदन क्षमता देखेंगे और किस तरह जो है ये फंक्शन करती हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसका नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपके काम आए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं कि बहुत बड़ा नोट्स आपका बनेगा। संक्षेप में कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अच्छे से आप तैयार करके अगर रिवीजन करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से कमांड बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।